बच्चे जुड़े हुए हैं क्या? सारे बच्चे आ गए? Students, are you all getting my voice? Respond, please. Am I audible? Yes, we are audible now. Mic kind of. Yes, we are audible now. I hope my voice should be clearly audible to everyone. Leave the comments. Okay, sorry for the interruption, student. Extremely sorry. And we have resolved this problem now. अब हमने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया बेटा. हम लोग बढ़ते हैं अब. एक बार फिर से मैं क्विक रिकैप्चुलेशन दे करके आगे बढ़ता हूं. I hope my voice should be audible to everyone. Is it? Okay, see, students, we were discussing about work and work के बारे में कुछ बेसिक बातें हमने सीखी थी. जैसे when work will be said to be done, पहला है इस चैप्टर में हमें इस वर्क की डेफिनेशन देखनी होगी. और whenever we will talk about the definition, तो क्या वर्क जो है हमारा एक्चुअली जो डेली लाइफ में जिस सेंस में वर्क को हम लोग यूज करते हैं, वर्क वर्ड को या समझते हैं, क्या फिजिक्स में भी वही है? तो चीजों को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बेटा. whenever we will talk about work, whenever we will talk about work, ओके, whenever we will talk about work, तो फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या है ना कि जब आप किसी बॉडी पे, जैसे ये पर्सन अभी आप देख रहे हो कि स्टेयर्स पे क्लाइंब कर रहे हैं, देन एट टाइम ऑफ क्लाइंबिंग आर दे डूइंग वर्क? यस, एक्चुअली दे आर डूइंग वर्क. फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है कि जब भी आप फोर्स एग्जर्ट करते हो किसी बॉडी पे और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आती है, तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क हो रहा है. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एग्जर्ट करें या और उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो, देन वी विल से वर्क इज नॉट गोइंग टू बी डन इन दिस कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इस वॉल की, आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पर्सन ने वॉल पे कुछ फोर्स एग्जर्ट करा, लेकिन ये वॉल, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आई. देन हैड दिस पर्सन डन वर्क? नो, एक्चुअली हियर वर्क हैज नॉट बीन डन. यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है. हियर वर्क हैज नॉट बीन डन, स्टूडेंट्स. तो वर्क को जब हम समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारी पहली स्टोरी ये है कि वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तभी कहा जा सकता है, एनीबॉडी बाय एनीबॉडी वर्क विल बी सेड टू बी डन ओनली एंड ओनली. स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे हैं सर? हाँ बेटा, स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं हम लोग. डोंट वरी, मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया है मैंने टॉपिक को, लेकिन स्टार्टिंग से ही चल रहा है अभिनव. सी, तो कहानी क्या है ना कि जब भी हम वर्क की बात करेंगे, तो जब फोर्स एग्जर्ट होगी ना किसी बॉडी पे और डिस्प्लेसमेंट आएगी तो वर्क होगा, और फोर्स एग्जर्ट होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो वर्क नहीं होगा. अब सिचुएशन हमसे ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताएं साहब कि वर्क का डेफिनेशन क्या है. तो हम लोग सिंपली बोलेंगे वर्क विल बी सेड टू बी डन इफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस एंड ऑन इन दैट बॉडी. नेक्स्ट सिचुएशन ये आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क. वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? तो बेटा वर्क का फॉर्मूला जनरली हम लोग बोलते हैं वर्क इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब कुछ स्टूडेंट का ये होगा कि सर क्या इस यहां पे हम मल्टीप्लाई की जगह पे ये क्रॉस साइन यूज कर सकते हैं? तो बेटा इसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि क्रॉस साइन यूज होना चाहिए या डॉट साइन यूज होना चाहिए. थोड़ा सा मैं इस चैप्टर को डीप में लेकर चलूंगा. जैसा कि कल ओरिएंटेशन में हमने बातें की थी, स्टैंडर्ड 9th में हमें कॉन्सेप्ट को एकदम फ्री हैंडेड समझना है और हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि हम अभी बेसिक से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक के क्वेश्चन को कर पाए. तो बेटा जब भी हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ क्वेश्चन arises, you must have studied in earlier chapters that force is a vector quantity. It is a vector quantity and displacement is also a vector quantity. Now question arises here कि सर फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तब तो वर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए. अब इस क्वेश्चन के आंसर को जब हम इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में जो
पहली आंसर आती है, जब हमारे माइंड में आती है, वो ये आता है कि नहीं साहब, वर्क तो वेक्टर क्वांटिटी ही होनी चाहिए। बट डियर स्टूडेंट्स, यू विल सरप्राइज टू नो दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। अब ये वर्क स्केलर क्वांटिटी कैसे है? वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है? इसको समझने के लिए मैं चैप्टर को थोड़ा सा डीप में लेकर के जा रहा हूं। थोड़ा संभालेंगे आप, चीजें बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी से आपके सामने रखूंगा और बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजों को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा, वेक्टर की जब बात होती है ना, तो एक टर्म होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। हमने बचपन से ये पढ़ा है, a इंटू बी एंड a इंटू बी, इन दोनों का मतलब हम ए बी लिख सकते हैं, इन दोनों को हम ए बी लिख सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा ये ए बी, ए इंटू ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का मतलब ए बी ही होगा? नहीं बेटा, एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, स्केलर के लिए तो ये ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। अब इनको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों को जानना होगा। सबसे पहली चीज मैं जो आपको बता रहा हूं, आप लोग पेन पेपर लेकर तैयार हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए हैं। अंशराज, मेरा नाम बोल दिया। अरे बेटा, मेरा फैन नहीं बनो, कुछ ऐसे पढ़ाई करो और ऐसी बेस बनाओ कि तुम्हारे फैन लोग बने, ठीक है ना? हाँ चलो, कोई बात नहीं है। ओके अंश एंड ऑल द स्टूडेंट्स, सी जब हम ए डॉट बी और ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, तो स्केलर के लिए तो ये दोनों सेम है, लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे होंगे ना बेटा, चीजें थोड़ी अलग है। एकदम पेन पेपर लेकर के अलर्ट मोड में आ जाए, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस होने जा रही हैं, अभी ध्यान देंगे आप। देखो बेटा, सबसे पहले हम एक सिंबल को आपसे डिस्कस करेंगे, थीटा। ये थीटा क्या है बेटा? तो याद करें आप, स्टैंडर्ड 8 में या अभी 9th में भी इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस एंगल को अगर मुझे बोलना होता था तो हम बोलते थे दिस इज एंगल ए बी सी। बट इन हायर क्लासेस ना, इसके लिए एक स्पेशल नोटेशन हमने यूज किया है, और आपको इस पूरे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना 4 टर्म्स ना लिख करके अगर हम केवल थीटा लिख दें, तो इसका मतलब ये होता है, कि हम किसकी बात करें? एंगल ए बी और सी की। मतलब थीटा किसका सिंबल है बेटा? इट इज अ सिंबल ऑफ एंगल, इट इज अ सिंबल ऑफ एंगल, ये एंगल की सिंबल है। अब नेक्स्ट थिंग हमसे पूछी जाती है, सर थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूं, एकदम ध्यान से समझोगे। ओके ये लाइन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा। देखो थीटा जो है ना, थीटा कुछ नहीं, ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। जैसे जैसे कि हम लोग यहां पे देखें, मैं इसको रिपीट कर देता हूं एक बार, बहुत बढ़िया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज रिपीट करेंगे, सारे बच्चों को बोल रहा हूं मैं। जैसे क्या है बेटा कि आपने स्टैंडर्ड 6 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में आपने देखा होगा कि एक बॉक्स या एक प्लांट है, सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो इस प्लांट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मान लिया कि 1 रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 5 प्लांट। अब 5 प्लांट का मुझे डायग्राम बनाना है, 5 प्लांट का डायग्राम बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना हो या टाइम इन्वेस्ट करना हो, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। 4 और 5th डायग्राम, तो मैंने इसके लिए एक सिंबल दे दिया ट्रायंगल। ट्रायंगल के सिंबल्स में एक साथ 5 प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक उसी तरह बेटा मैंने समझाने का प्रयास किया, आई होप अब समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह बेटा क्या है कि जब भी किसी एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है ना, दिस इज एंगल ए बी सी, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बी। सपोज इट इज 60 डिग्री, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री ना लिख करके अगर मैंने मान लिया कि लेट दिस इज एंगल थीटा। थीटा कुछ नहीं बेटा, थीटा इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट एन एंगल। अगर मान लिया मैंने ये इसको बोल दिया थीटा, तो एंगल एबीसी ना लिख करके मैं सीधा क्या लिख दूंगा? थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब यहां से ये क्लियर हो रहा है, कि थीटा क्या है बेटा? एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, नथिंग मोर देन इट। आई होप नाउ इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब अगली जो बात कर रहा हूं ये थोड़ी सी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। अब देखिए बेटा, अब यहां पे क्या सिचुएशन है, दो चीजें हैं, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप सारे बच्चों ने सुना होगा, आप सारे बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जाना है। लेट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। लेट दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड इट इज P परपेंडिकुलर, B बेस,
एंड इट इज हाइपोटेनियस। अभी जस्ट मैंने बताया कि थीटा क्या होता है बेटा, एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है। अब ये एंगल ए सी बी जो है ना, इसको मैंने एंगल ए सी बी, मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ये जो एंगल है ना हमारी, इस एंगल को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्या है, दो चीजें हैं, दो फॉर्मूले केवल आपको बस याद कर लेने हैं। पीयूसी, ओके गुड, वेरी गुड। चलो अब दो चीजें आपको याद कर लेनी है, केवल क्या याद करना है बेटा, तो दो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से याद कर लोगे और समझ लोगे। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस। अब मैं जब भी बात करूंगा बेटा साइन थीटा की, मैं दो सिंबल्स बता रहा हूं एकदम, इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जानते हैं, जो क्लास 10th में आएगा। और चूंकि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया है, मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मुझे आपको चैप्टर को इजीली लेकिन डेप्थ में समझाना है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करूं, ध्यान से देखेंगे आप। अब चीजें क्या है बेटा, जब भी हमसे कोई बोलेगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, आप एकदम लर्न कर जाओगे बेटा, एकदम कंठस्थ कर लोगे इस चीज को। जब भी कोई हमसे पूछे साइन थीटा, तो कुछ नहीं हमें बोलना है, एकदम सिंपली हमें ये बोल देना है, ये बता देना है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिंपली कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये दो बातें हमको पूरी तरह से याद होनी चाहिए। जब भी कोई साइन थीटा की बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की कोई बात करेगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको आप अपने नोटबुक के कॉर्नर में राइट डाउन कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आई होप दिस थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये क्लियर होंगे आप लोगों को। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, एकदम आराम से समझेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होने जा रही हैं, बचपन के वो दिन याद आएंगे। थीटा क्या है मुन्ना, बेटा थीटा क्या है ना, ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, जस्ट मैंने अभी चर्चा किया है। और आप लोग एक काम करेंगे, जस्ट क्लास ओवर होने के 1 से 2 घंटे के अंदर एप्लीकेशन पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप एक बार रिपीट करके फिर से देख पाएंगे। जहां पे चीजें नहीं समझ में आई वहां पे आप उसको पॉज करके देख लेंगे। ओके नाउ सी, बैक करके देख लेंगे, सॉरी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मैं आपको एक टेबल याद कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखोगे बेटा और इसको याद कर लोगे। चलिए यहां तक की चीजें क्लियर है, एक बार कमेंट में रिप्लाई करो बच्चों। आर थिंग्स वेरी क्लियर, यहां तक की बातें क्लियर है। थीटा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ सी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, यस सर वेरी गुड निशांत वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट थिंग हमारा क्या है बेटा, अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक टेबल, इसको आप एकदम ध्यान से देखेंगे और इसको याद कर लेंगे। अभी क्लास में मैं आपको याद करवाऊंगा, एकदम क्लियरली याद कर लेना इस चीज को बेटा। देखो मैं कॉस थीटा की टेबल याद करा रहा हूं आपको। क्या याद करा रहा हूं, ये हमारा हो गया थीटा, ये हमारी हो गई कॉस थीटा, ठीक है। ये एंगल हो गया 0 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया अभी कि थीटा कुछ नहीं है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। देखो ये पहली क्लास है और इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बेटा कि ये सर क्या बता रहे हैं, बहुत बहुत अलग चीजें फिजिक्स को, अरे यार इसमें तो थीटा हमारे बुक में है नहीं। लेकिन अभी आपको बस अगले क्लास में समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों बताया था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब अपने को एक वैल्यू याद करनी है। cos 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2। इसको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन भी करें। cos 60 इक्वल्स टू 1/2, cos 90 इक्वल्स टू 0। चलो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। पहले हम लोग इस एंगल को देखते हैं। एंगल कितना है 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90। एंगल कितना है 0, 30, 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90। इसकी वैल्यू क्या है बेटा 1√3/2, 1 आप लोग रिपीट करेंगे मेरे साथ। 1, अगर मैं जितना बोल रहा हूं उसको प्लीज फॉलो करेंगे, आप खुद देखेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। 1√3/2, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। 1√3/2, 1/2,
√2 1/2 0। इसको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करके याद कर लेंगे। चलिए ये बातें हो गई। अब मैं आपको आता हूं डॉट और क्रॉस की बातें। जो डॉट और क्रॉस की बातें हो रही थी उस पर हम चर्चा करते हैं बेटा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैंने आपसे एक सवाल किया था कि सर ए डॉट बी और ए क्रॉस बी क्या दोनों का मतलब सेम होता है? क्या दोनों का मतलब सेम होता है? इस पे हमारी चर्चाएं होंगी। ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से चीजों को समझेंगे। अब स्टोरी क्या है कि जैसे ही हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की, जैसे मैंने बात करा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इनटू, पहले मैं डॉट पे थोड़ा डिस्कशन करता हूं फिर क्रॉस पे आता हूं, इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखेंगे, अब इसका पता है बेटा स्टैंडर्ड 12th में जब जाएंगे ना तो एक फॉर्मूला है जिसका यूज अभी 9th के फिजिक्स में। देखो फिजिक्स एक गाड़ी है जिसका व्हील क्या है बेटा? मैथमेटिक्स। फिजिक्स एक गाड़ी है बेटा। आप लोग कमेंट जब मैं बोलूं तभी करेंगे, अभी आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करें, नहीं तो फिर क्या होगा कि बाद में आप चीजों को समझ नहीं, आप क्लास के दौरान चीजों को समझ नहीं पाएंगे और बार बार आपको लेक्चर रिपीट करना पड़ेगा। तो एकदम क्लास के साथ चलें। मैं आपको आपके सारे प्रॉब्लम की लास्ट में 3 मिनट्स का टाइम दूंगा। इफ डॉट एस, अब एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होने जा रही है। इफ डॉट एस, बेटा जैसे हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे ना, तो इफ डॉट एस का मतलब है, इसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एफ डॉट एस क्या होगा बेटा? एफ एस कॉस थीटा। एफ डॉट एस क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, मैग्नीट्यूड अमाउंट को बताता है। जैसे मान लो 5 kg का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5। ये मैग्नीट्यूड की 5 kg, 10 लीटर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? 10। 60 डिग्री की मैग्नीट्यूड क्या होगी? 60। और ये सिंबल किसका होता है बेटा? मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है। चलो अभी उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, मैग्नीट्यूड को फिलहाल मैं हटा देता हूं। आप मान करके चलेंगे कि यहाँ पे इसके अमाउंट की बात हो रही है, फोर्स के अमाउंट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा इफ क्रॉस एस में। जब हम इफ क्रॉस एस की, देखो यहां डॉट और यहां क्रॉस, इफ क्रॉस एस की बातें होंगी ना बेटा, तो इसका मतलब होगा मॉड एफ, वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इनटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा के बजाय यहां क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब इसके साथ एक लगती है वेक्टर की साइन, इसको बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। क्लास 9 चैप्टर 1 जब आपने मोशन पढ़ा होगा तो वेक्टर के बारे में बातें हुई होंगी, अगर नहीं हुई है तो आप बस यहां पे मैं रिकैप कर देता हूं 1 मिनट में। यूनिट वेक्टर एक, जैसे आपने डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सारे कैसे क्वांटिटीज हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो हर क्वांटिटी के हर वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मैंने बोला फोर्स 10 न्यूटन, जैसे मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, जैसे मैंने बोला एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने ये इसमें 10 न्यूटन 15 डिग्री 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 15 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। 10 क्या हो गई? मैग्नीट्यूड हो गई। उसी तरह से ये, और चूंकि ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज थे, तो कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होती है, और इनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है बेटा? 1 यूनिट की। कितनी होती है? 1 यूनिट। तो वैसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड, और ये सिंबल जो आप देख रहे हो ना एरो साइन, ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो साइन यूज करते हैं। जैसे राजा और राजकुमार, राजा के सिर पे भी मुकुट होता है और राजकुमार के भी सिर पे मुकुट होता है, लेकिन दोनों का मुकुट एक तरह का नहीं होता है। ठीक उसी तरह यहां पे क्या है बेटा कि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा? हमेशा 1 होगी। कितने यूनिट की होगी? तो बेटा इसकी मैग्नीट्यूड होगी हमेशा 1 यूनिट की। और ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर। अब आप यहां पे देखेंगे बेटा, अब देखो यहां पे, यहां भी क्या लग जाएगा? मैग्नीट्यूड लग गया। जैसे 10 मान लिया गया 15, और नंबर में तो हमने देखा अभी टेबल में 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90। यहां पे जब हम 0 30 45 60 90 कर रहे थे तो यहां पे एक नंबर आ रहा था, 1 आ रहा था, √3/2 आ रहा था, 1/√2 आ रहा था, 1/2 आ रहा था, और 0 आ रहा था। तो ये सब क्या है? ये भी तो एक नंबर है, ये तो स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो जब आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड ये बता रहा है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी क्या बता रही है? स्केलर क्वांटिटी, और कॉस थीटा भी क्या बता रहा है? स्केलर। मतलब ये तीनों क्वांटिटी कैसी हो गई?
स्केलर क्वांटिटी और स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, स्केलर। तो हमने ये देखा कि एफ डॉट एस को जब हमने फाइंड आउट करा तो मुझे कैसी क्वांटिटी मिल रही बेटा, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जैसे ही मैं एफ क्रॉस एस की बात कर रहा हूं तो एफ क्रॉस एस में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, एफ क्रॉस एस में ये हो रहा है ना कि ये आपकी स्केलर हो गई, स्केलर, ये भी स्केलर हो गई क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड की बातें हो रही हैं केवल, ये भी। हाँ बेटा फिर से मैं समझा दूंगा, डोंट वरी पीयूसी, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। कौन से पॉइंट में दिक्कत है उसको आप कमेंट में डाल दो, मैं फिर से बता दूंगा। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये भी साइन थीटा भी क्या है, साइन थीटा जैसे कॉस थीटा का टेबल है, इसको रिवर्स कर दोगे तो साइन थीटा का टेबल बन जाए। मतलब कॉस में जो 90 की वैल्यू है वो साइन में 0 की वैल्यू होगी। मतलब केवल आप केवल इतना जाने कि हाँ ये भी एक नंबर ही है, मतलब ये भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर, ये भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर। लेकिन बट अब यहां पे लगा हुआ बेटा एक बट, BUT बट। अब बट में क्या लगा हुआ है, यहां से यहां तक तो स्केलर है, लेकिन भाई साहब ये जो एन कैप आ गया ना यूनिट वेक्टर, ये कैसी क्वांटिटी बन गई, वेक्टर क्वांटिटी। और इसके वेक्टर क्वांटिटी बनते ही इसने क्या करा भाई साहब, इसने क्या करा कि पूरा जो खाना था हमारे पास, तंदूरी बटर रोटी, पनीर बटर मसाला, बटर नान, इन सब में मिल गया एक बूंद जहर, पॉइजन। अब इसने पूरे खाना के, पूरे फूड के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर दिया और इसने इसको क्या बना दिया बेटा, इसने इस पूरे क्वांटिटी को बना दिया वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है कि सर साहब ऐसा है कि जो बचपन से हम समझ रहे हैं कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों सेम होता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वेक्टर्स के लिए कभी भी वैलिड नहीं होगा। ए डॉट बी की वैल्यू जब भी हम देखेंगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, और ए क्रॉस बी की जब हम बात करेंगे ना तो यहां से जो क्वांटिटी मिलकर के आएगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा। तो ये स्केलर ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी होगी और ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी होगी। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। और अब हम आते हैं फिर से बैक में अपने उस सिचुएशन पे जहां पे मैं वर्क को डिफाइन कर रहा था। अभी मैं वर्क को डिफाइन करने के लिए मैंने मैथमेटिक्स का हेल्प लिया और इतनी चीजें आपसे डिस्कस करी। आई होप चीजें आपसे आपकी क्लियर हुई होंगी। अगर ये क्लियर है तो बेटा एक बार कमेंट करके मुझे बता दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। हमने ये देखा कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर, यस सर समझ गए, बहुत बढ़िया। दो वेक्टर क्वांटिटी की डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी, लेकिन दो इस वेक्टर क्वांटिटी की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। चलो बेटा हम लोग फिर से आते हैं बैक टू आवर डेफिनेशन। हमने आपको बताया था बेटा कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनीबॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन दैट बॉडी, देन वर्क विल सेड टू बी डन। इसको हम वर्क से आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, नॉट फोर्स इनटू। इसको और ज्यादा क्लियर करके बताओ सामने वाले को ताकि उसे भी लगे कि नहीं आपने चीजों को समझा है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वही हो जाएगा मॉड एफ मॉड एस इंटू कॉस थीटा। अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो एफ एस कॉस थीटा। और ये कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, तो ये हमारी क्वांटिटी होगी स्केलर। ये क्वांटिटी हमारी कैसी होगी, स्केलर। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, तो इसकी एसआई यूनिट होगी जूल। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, जूल। तो जब भी वर्क के एसआई यूनिट की बातें होंगी तो हम सीधा बोलेंगे कि वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अभी तक हमने देखा कि वर्क होता क्या है। दो बातें हमने सीखी कि भाई साहब आप कितना भी फोर्स लगा दो, कुछ भी कर लो, जब तक बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तब तक वर्क नहीं होगा। दूसरा हमने देखा अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने एफ फोर्स एक्सर्ट करा और उसको उसमें डिस्प्लेसमेंट ला दी मैंने, तो यहां पे वर्क डन कितना होगा, एफ एस कॉस थीटा। वॉइस एंड साउंड क्वालिटी इज सुपर्ब। अच्छा बेटा रिजॉल्व हो गया है, थोड़ा सा सेशन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था, कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े या क्लास को आज यहीं पे बाइंड अप कर दो, बताओ क्लास को यहीं पे बाइंड अप कर दो या आगे बढ़ो, कमेंट करो बेटा, जैसा आप बोलेंगे मैं उसके अकॉर्डिंग चल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आज हमने वर्क के डेफिनेशन को देखा, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा स्लो चलेंगे, ग्रेजुअली इसको मैं स्पीड अप
कर दूंगा। थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो सकता है, हाँ बेटा बिल्कुल, थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो सकता है। थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा आप बढ़ेंगे, 0, 30, 45, 60, 90 के बाद आप चाहे 90 क्या 91 भी रखो, ऐसा थोड़ी कि इसके बीच में जीरो के बाद 1 डिग्री की वैल्यू नहीं है 1 डिग्री की है, 2 डिग्री की है, 3 डिग्री की, लेकिन जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ना वो हमारा होता है जी। अभी 10 तक आपको जो है कहां तक का वैल्यू देखना है, 90 तक का देखना है। 11th में आप देखेंगे 180 डिग्री, 360 डिग्री, इवन 1000 डिग्री तक की वैल्यू होगी। चाहत पूछ रहा है ये सवाल, 1000 की वैल्यू होगी, 2000, 20,000 डिग्री होगा। तो ऐसा नहीं है कि थीटा का कोई लिमिटेशन, हाँ लेकिन ये सारी जो थीटा की वैल्यूज हैं इनका बहुत ज्यादा यूज होता है फ्रीक्वेंट, इसलिए, और मुझे फिलहाल वर्क को समझाने के लिए इसका यूज करना था, इसलिए मैंने इतना ही बताया आपको। इसके रूल्स हैं, ओके। अंशु कुमारी सिंह, गो अहेड, ओके सी। चलो बेटा आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमने वर्क को डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट थिंग हमसे ये पूछा जाता है कि सर, हाँ, अब देखो, अब ये चीज मैथमेटिक्स की डिस्कस कर ली ना हमने। अब देखो वर्क की जो टाइप्स वाइप्स है ना, तुम यूं उंगली पे घुमा लोगे अपने से। बस 3 बातें जो टेबल मैंने बताया कंठस्थ होनी चाहिए आपको। थीटा का मतलब आपको पता होना चाहिए कि, हाँ ठीक है बेटा, पीयूसी बता रहा हूं बेटा, थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट थिंग पे हम लोग। नेक्स्ट थिंग हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे आप लोग बेटा। नेक्स्ट थिंग हमारा ये है कि सर ये तो समझ में आ गया कि वर्क के कुछ टाइप्स, कि वर्क जो है तब होगा जब फोर्स लगेगी और डिस्प्लेसमेंट होगी। अब नेक्स्ट हमारा सिचुएशन ये बोला जाता है, एक सिचुएशन मेरे मन में आता है बेटा, अभी मैंने एक डायग्राम भी इसमें पीपीटी में डाला हुआ है, थोड़ा सा उस डायग्राम याद करो आप अपने बचपन के वो दिन जब हम मेला जाते थे दुर्गा पूजा के समय, या सोनपुर में भी मेला लगा हुआ है, मेला घूमने जाते थे अपने पेरेंट के साथ, तो बोलते थे पापा हमारे हमारे लिए ट्रेन खरीदो। देखो अब तो गरीबी आ गई ना यार, बचपन में तो हमारे ट्रेन भी चला करते थे, हमारी जहाजें भी उड़ा करती थी, स्कूल कैंपस में उड़ाते थे ना। और इवन ऐसा सिचुएशन था कि हमारा जहाज क्रैश कर जाता था, हमें पता भी नहीं चलता, और एक एक दिन में 5-5 जहाज क्रैश करता था, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। नहीं, तो मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब हम लोग गाड़ी खरीद कर लाते थे। अब क्या होता था, स्टार्टिंग में गाड़ी में क्या होता था, उसमें या तो की वाली गाड़ी होती थी, या वो गाड़ी कौन सी होती थी बेटा, बैटरी वाली। अब स्टार्टिंग में खूब बढ़िया उसमें आपने की लगाया, बैटरी का स्विच ऑन का, रिमोट कंट्रोल से बढ़ाया। उस समय क्या होता था, आगे आगे गाड़ी चलती थी और पीछे पीछे आप चलते थे। कुछ दिन बाद गाड़ी खराब हो जाती थी। अब हम लोग करते क्या थे, उस गाड़ी में बांधते थे एक धागा, और धागा बांध के करते क्या थे बेटा, अब आगे आगे हम चलते थे और पीछे पीछे गाड़ी चलती थी। होता था ना, आगे आगे हम चलते थे और पीछे पीछे गाड़ी चलती थी। अब बेटा सिचुएशन क्या है, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार फिजिक्स का बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब देखो बेटा सिचुएशन ये है, ठीक है भाई साहब, मैंने माना कि यहां पे मैंने इसको एक स्ट्रिंग से टाई करा और इसको आगे बढ़ाया। अच्छा, फिजिक्स में इसके पहले वाले चैप्टर में क्या देखा था बेटा आपने, इसके पहले वाले चैप्टर में देखा गया था आपने कि सर अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं आगे की तरफ फोर्स लगाऊं तो बड़ी आगे की ओर मूव करेगा। जैसे देखो ऐसा करना नहीं तुम लोग, लेकिन सपोज कोई आपका फ्रेंड है, आपने उसको थोड़ा सा पुश किया आगे की तरफ, गिरता है वो, आपने उसको इधर की ओर पुल करा तो आगे की तरफ आता। अब सिचुएशन क्या है बेटा कि हमने बचपन से ये देखा कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे जिधर की ओर फोर्स लगाएंगे बड़ी उधर की ओर मूव करेगी, बट अब देखो यहां एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है और आपको अभी 1 मिनट के लिए फील होगा कि हमने न्यूटन साहब को फेल कर दिया। अब देखो कहानी क्या होगी, सिचुएशन ये हो रहा है भाई साहब कि हमने इस गाड़ी पे, इस कार पे, स्टॉ कार पे, स्टॉ कार से बांधा एक स्ट्रिंग, धागा, और मैंने लगाया इधर की ओर एक फोर्स एफ। तो इस गाड़ी को तो इधर की ओर चलनी चाहिए थी ना। व्हाट इज योर ओपिनियन, इस गाड़ी को किधर चलना था, इधर चलना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा होता है क्या, आप प्रैक्टिकली देखो, जब गाड़ी को धागे से बांधकर हम लोग चलाते हैं तो ये तो ग्राउंड की तरफ जाता है, धरती पे सरफेस पे चलता है ना। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको पीपीटी के हेल्प से आपको समझाता हूं, ज्यादा बेटर होगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा, वेट। अब देखो ये जो पीपीटी है हमारी, इस पीपीटी में आप देखेंगे तो आकार, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो,
अब देखो ये कॉस थीटा और साइन थीटा की बातें हैं यहां पे। ये जो पर्सन है इन्होंने क्या करा है कि इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसको टाई करा है धागे से और इसे इधर की ओर खींच रहे हैं। किधर की ओर खींच रहे हैं बेटा? एट एन एंगल। इस पे फोर्स किधर की ओर लग रही है बेटा? एक एंगल पे इधर की ओर फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है। आप देखेंगे इस पे इधर की ओर फोर्स लगी, इस पे इधर की ओर, लेकिन ये जा किधर की ओर रहा है? जा तो इधर की ओर रहा है, जा तो ये इधर की ओर रहा है, जा तो ये इधर की ओर रहा है। साहब ये बताओ, हमने फोर्स इधर लगाया और बॉडी की मूवमेंट इधर की ओर हो गई, फोर्स हमने इधर लगाया बॉडी की मूवमेंट इधर हो गई, फोर्स हमने इधर लगाया बॉडी की मूवमेंट इधर हो गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई साहब? इसका मतलब न्यूटन साहब ने तो भाई साहब कुछ गलत बता दिया हमें। न्यूटन साहब ने तो बोला कि आप जिधर फोर्स लगाओगे नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी बॉडी उधर ही मूव करेगी। तो क्या न्यूटन साहब गलत है? नहीं बेटा, एक्चुअली न्यूटन साहब गलत नहीं है। हम कुछ चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं जहां पे हम समझने के जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। फिर से न्यूटन साहब वाज इज करेक्ट। देखो यहाँ पे एक सिचुएशन है जो मैंने मैथमेटिक्स से भी बताया ना, वही मैथमेटिक्स सब काम आने वाली। देखो एकदम ध्यान से समझना, नेक्स्ट 5 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा अगला 5 मिनट इस चैप्टर के लिए, एकदम ध्यान से देखोगे आप लोग। और अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, सही से समझ में आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट करें कि नहीं चीजें समझ में आ रही है, या अगर कहीं कोई परेशानी है तो वो भी बताएं मुझे। आप चीजों को आप समझ पा रहे हैं इजीली? देखो फिजिक्स की फील लेनी है अपने को, एकदम फील करके समझना है फिजिक्स को। अगर समझ में ना आए तो फिर आप मुझे रिस्पॉन्ड करें, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक हर एक स्टूडेंट को समझ में ना आ जाए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स। देखो आगे देखो। अब देखो क्या, एकदम ध्यान से देखना 5 मिनट। अब क्या है हमारे पास ये एक टॉर्क है, मैंने इस पे फोर्स लगाया F, मैंने इस पे फोर्स लगाया F। अब हुआ क्या कि मैं तो देख रहा हूं भाई साहब धागे से मैं इसको पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं, लेकिन ये गाड़ी तो इधर जा रही है। तो बेटा अब वही का कॉन्सेप्ट आ गई जो मैंने फोर्स की डेफिनेशन बताई थी आपको। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने यहां पे बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, और मैंने मान ली इस वाले एंगल को थीटा। मैंने इस वाले एंगल की सिंबल मैंने कुछ देर पहले बताई थी कि एंगल की सिंबल क्या होती है? थीटा। अब ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गई हमारी बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। एक बात बताओ बेटा, हमने एक चीज पढ़ाया था आपको, कॉस थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो फॉर्मूला है, यहां पे जब आप देखोगे ना बेटा, तो क्या है कि इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, एक चीज और फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ध्यान रखेंगे, मैथमेटिक्स की बात है। जब भी इक्वल टू के किसी भी एक साइड फ्रैक्शन आ जाए ना बेटा, इक्वल टू के किसी भी एक साइड फ्रैक्शन आ जाए ना, देन इन 98% ऑफ द सिचुएशंस हमें क्या करना होता है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। अब देखो कहानी क्या है बेटा, एकदम ध्यान से समझना। अब हुआ क्या कि मैंने फिर से इसको करा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब इसके बेस की वैल्यू क्या है? अब देखो मान लिया कि इस बॉडी पे फोर्स F लगने के कारण ये बॉडी यहां से निकल करके चल करके कहां पहुंच गई? ये बॉडी चलकर, मैं थोड़ा पेन के कलर को चेंज कर लेता हूं बेटा, ये बॉडी, ये जो टॉर्क थी, ये निकल करके यहां से चल करके ये पहुंच गए बेटा यहां पे ऐसे। ये टॉर्क यहां से यहां, मतलब इसने इस डिस्टेंस कवर कर लिया। इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा? एस डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये जो एस डिस्टेंस इसने कवर करा, तो इसकी जो बेस है वो किसके इक्वल होगी? एस की इक्वल होगी। ये बेस कितने की इक्वल हो जाएगी बेटा? इसको मैं दूसरे कलर से इंडिकेट कर देता हूं। ये बेस कितने की इक्वल हो जाएगी बेटा? एस के इक्वल हो जाएगी, बेस इक्वल टू एस। और इसकी जो परपेंडिकुलर थी, इसको मैंने पी ही मान लिया। अब देखो इसका हाइपोटेनियस, अब देखो इस हाइपोटेनियस के डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही बेटा? तो फोर्स हमारी लग रही एफ, मतलब एच की वैल्यू कितनी हो गई? एफ किसके इक्वल हो गया बेटा? एफ हमारा हो गया एच के इक्वल। अब समझेंगे चीजों को अच्छे से। अब बेस के जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं? यहां पे बेस इक्वल्स टू एस और हाइपोटेनियस इक्वल्स टू एफ। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? कॉस थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन एफ, और एस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? एफ कॉस, या मान लो इसको कोई दूसरा सिंबल मान लेता हूं, एफ कॉस थीटा। कितनी आ जाएगी? एफ कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो एस डायरेक्शन है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ये जो फोर्स आपने एफ इधर की ओर लगाया था ना, इस फोर्स का एक पार्ट आपने, तो आपको लग रहा है कि फोर्स मैं इधर की ओर लगा रहा हूं, लेकिन इस फोर्स का एक पार्ट इधर की ओर लग जा रहा है। इस फोर्स का एक पार्ट इधर की ओर लग जा रहा है। वेयर
why here are not using sin थीटा? नो बहुत बड़े बेटा, यहाँ पे sin थीटा का यूज हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो, अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो, क्या है कि सपोज आप कहीं पार्टी वार्टी में गए, पार्टी में गए, बढ़िया एकदम बहुत जबरदस्त व्यवस्था है खाने पीने की, एक तरफ चिकन है, फिश है, राइस है, और दूसरी तरफ पनीर है, और भी बहुत सारे वेज आइटम्स हैं। अब ये बताओ मुझे कि तुम यू आर वेजिटेरियन, आप वेजिटेरियन हो, क्या आप उस समय आपको, या आप वेजिटेरियन नहीं हो, आप चलो नॉनवेज भी खाते हो मान लो, अब आप नॉनवेज भी खाते हो लेकिन उस समय आप किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो या आपको एसिडिटी है, तो क्या आप चिकन वगैरह फिश वगैरह खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों भाई साहब? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। वही सिचुएशन यहाँ पे साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं बेटा अपन, लेकिन साइन थीटा हम लोग इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि साइन थीटा का कोई यूज ही नहीं है हमारा इस पूरे फॉर्मूले में, कॉन्सेप्ट में साइन थीटा का यूज है ही नहीं। अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती ना हमें तो हम साइन थीटा, क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे थे कि मैंने फोर्स इधर लगाया और ये गाड़ी इधर गई, अगर ये गाड़ी ऊपर की ओर जा रही होती ना, तो क्योंकि साइन थीटा में क्या आता है बेटा, साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर ये गाड़ी ऊपर परपेंडिकुलर की तरफ जाती तब हम साइन थीटा यूज करते हैं। आई होप क्लास 8 का भी स्टार्ट हो रहा है बेटा, बस 10-5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी। आई होप अंशु आपका क्लियर हो गया होगा कि हम लोग साइन थीटा क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। अंशु, इज इट क्लियर? रिस्पॉन्ड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि ये जो फोर्स हमने एफ लगाया था ना इधर की ओर, ये जो फोर्स हमने एफ लगाया था ना इधर की ओर, इस फोर्स का एक कंपोनेंट, इस फोर्स हमने जो इधर की ओर लगाई थी ना एफ, इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो किधर की ओर आ रहा है बेटा, इस फोर्स की एक कंपोनेंट इधर की ओर आ रही है, मतलब इसको कंपोनेंट बोलते हैं। ये फोर्स जो हमने इधर का लगाया इसका एक पार्ट इधर की ओर लग गया, और इधर की ओर लगने वाला जो फोर्स था ना, इधर की ओर लगने वाला जो फोर्स था ना, इसी फोर्स ने पता है क्या करा, इधर पे हमने फोर्स लगाया, इसका एक पार्ट इधर लग गया, जो जिसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, एफ एक्स कर देता हूं मैं इसको, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वैल्यू एफ एक्स में इसको कर लेता हूं बेटा, एस के जगह पे एफ एक्स की जो वैल्यू थी ना, वो एफ एक्स कितनी आ गई, एफ कॉस थीटा। मतलब अगर मैंने एफ फोर्स इधर की ओर लगाया तो इस एफ फोर्स का एक पार्ट कितना, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा किधर की ओर लग गया बेटा, इधर की ओर लग गया। और इसी एफ कॉस थीटा ने क्या करा, इस ये जो टॉर्क थी इसको किधर की ओर मूव कराया, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इस एफ कॉस थीटा ने इसको इधर की ओर मूव कराया। मुझे उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको समझ आई होंगी, और नेक्स्ट क्लास में इन वेरी डिटेल हमारी चर्चाएं होंगी अबाउट टाइप्स ऑफ वर्क। और टाइप्स ऑफ वर्क आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, इतनी चीजों को याद कर लिया ना, अब हो गया। अब टाइप्स ऑफ वर्क बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। एक और चलते चलते आप वैल्यू याद कर लेंगे, क्योंकि चाहत ने बोला था कि सर थीटा की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती है क्या, तो मैं आपको एक वैल्यू याद करवा देता हूं अभी चलते चलते बेटा। cos 180 डिग्री की वैल्यू, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, कल मैं इसका यूज करूंगा। cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ओके बेटा, आप लोगों को आज के क्लास में कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर। अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग रिस्पॉन्ड करें। आप लोग क्लियर के लिए यस लिखेंगे, और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप लोग नो लिखेंगे। क्या क्लियर है बेटा? सेशन एंड करें हम लोग, रिस्पॉन्ड करो बेटा। ओके चलिए बेटा, मिलते हैं फिर। सारे बच्चों ने बोल दिया यस यस यस, चलो वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, अ लॉट ऑफ थैंक्स। एक बार समाप्त कर दीजिए जल्दी से। अच्छा चलो बेटा एक बार समाप्त कर देता हूं। देख लो आज के क्लास में क्या देखा हमने, आज के क्लास में हमने सबसे पहले ये देखा वर्क क्या होता है। वर्क के बारे में हमने ये जाना, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे, जब तक फोर्स नहीं लगे आप कितना भी, आप बुलडोजर, आप पहाड़ पे जाके बुलडोजर चलवा दो, अगर वो पहाड़ थोड़ा सा आगे बढ़ा तो आपने वर्क किया, नहीं तो तुम्हारी पेट्रोल और तुम्हारा पैसा दोनों पानी में गया, कोई वर्क का मतलब नहीं है। मतलब वर्क विल बी सेड टू बी डन इफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनीबॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन दैट बॉडी। दूसरी चीज हमने ये सीखी बेटा कि वर्क हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस। और एफ डॉट एस, डॉट और क्रॉस का हमने डिफरेंस देखा, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा,
किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी की, ध्यान देंगे, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। देखो ध्यान से सुनना, वेक्टर क्वांटिटी की डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होगी, जबकि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर हमने ये देखा बेटा थीटा क्या होता है, थीटा इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट एन एंगल। उसके बाद हमने देखा कॉस का टेबल देखा, कॉस 0, 30, 45, 60, 90। कॉस 0 की वैल्यू 1, 30 √3/2, 45 1/√2, 60 1/2, 90 की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद हमने आपको ये बताया बेटा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे किसी थीटा एंगल स्पेसिफिक एंगल पे फोर्स लगती हो तब वर्क कैसे होगा, ठीक है। और इसके लिए हमने आज का ये फॉर्मूला देखा, if force exerted on a body at an angle theta, then net force acting in the direction in horizontal direction will be F cos theta। और आज का लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे वो ये है कि आज के बाद अगर आपसे कोई बोले कि वर्क क्या होता है तो आप सीधा बोलेंगे वर्क इक्वल टू F डॉट S, वर्क इक्वल्स टू F डॉट S, दैट इज Fs cos थीटा। वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा हो। आई होप इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। बस क्लास सर ये क्लास 7 का ही था ना? नहीं बेटा 7 का नहीं था, ये 9th का था। चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। ओ सॉरी डोंट सेव हो गया क्या?